आज की इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए हम देखेंगे 6 सितंबर को कैसे क्वेश्चंस आएंगे और 7 सितंबर को कैसे क्वेश्चंस आएंगे। मैं कहूँगा आपकी आज की ये एकमात्र वीडियो आपकी शिफ्ट पर भारी पड़ेगी। आप यहाँ से देखेंगे कि डिप्टो बहुत सारे क्वेश्चन आपको अपने रियल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सो जितने क्वेश्चन जिन जिन सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, जैसे कि हिंदी से 5 क्वेश्चन, हिस्ट्री, जियोग्राफी, तो सारे जितने क्वेश्चंस आएंगे वो सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और ये सभी टॉप लेवल के क्वेश्चन होंगे। पूरे सिलेबस का निचोड़ देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड तक देखिएगा। पहले हिंदी के 5 क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, कितने क्वेश्चन आप सभी लोग सही कर पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा, बोली किसकी इकाई है? क्या बोली भाषा की छोटी इकाई है, अंचल की छोटी इकाई है? नहीं। राज्य की छोटी इकाई है? नहीं। अगर ये सवाल आता है तो बोली किसकी इकाई है? भाषा की छोटी इकाई है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है, नी उपसर्ग से बना शब्द इसमें से कौन सा? यानी उपसर्ग नी कौन सा लिखा हुआ? देखिए इसमें तो बड़ी ई लगा हुआ है और पहली बात इसका कोई उपसर्ग भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर नी उपसर्ग है, इसलिए जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, कवि का स्त्रीलिंग आप लोग बताइए। देखिए कभी कभी कवि की सही वर्तनी आपसे पूछी जाती है, तो सही वर्तनी आप लोग याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, चंद्रमा के लिए पर्यायवाची वाली एक पंक्ति बताइए कौन सी है? चंद्रमा को निशाकर कहते हैं, सुधाकर नहीं कहते, इंदु कहते हैं। निशाकर कहते हैं, सुधाकर कहते हैं ये, लेकिन ये इंदु नहीं, ईदु लिखा हुआ है जो कि गलत है। और निशाकर कहते हैं, इंदु कहते हैं, यानी आपका जो जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला देखिए कह रहा है, आपसे अगर मैं बात करूं, कह रहा संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता जो बताते हैं उनको क्या कहा जाता है? देखिए जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहा जाता है। ये बहुत ही छोटे क्लास में आप सभी लोग पढ़े होंगे विशेषण की परिभाषा। देखिए जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को शुरू हुआ, तो ये कहाँ स्टार्ट हुआ ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये साथियों मेरठ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अगर लखनऊ की बात करें तो बेगम हजरत महल ने किया था, जिनका आंसर बी है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद भारत में सिविल अगर सर्विसेज का सूत्रपात आपसे पूछा जाए, ये ओरल क्वेश्चन है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस आप लोग याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की संगठन की स्थापना की? बताइए। तो ये किसके द्वारा की गई थी? ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक आपसे पूछा जा रहा है, तो अगर आपका जवाब ए ओ ह्यूम के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब कह रहा है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन स्टार्ट हुआ था? तो बंग भंग की अगर बात करें तो इसके बाद स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन है मुझे बताइए। यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी जो आपका पेट का एग्ज़ाम है इसको क्रैक करना चाहते हैं तो आप सभी लोग हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस को यहाँ पर सब्सक्राइब करके रखिएगा। देखिए ये बात बिल्कुल तय है कि यहाँ पर पीवाईक्यू से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने क्वेश्चंस आएंगे, लगभग आपके 50% क्वेश्चन आएंगे। पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 2021 में पेपर हुआ, 2022 में हुआ, 2023 में हुआ, इन 3 वर्षों में लगभग कितनी शिफ्ट्स हुई? वो लगभग 10 शिफ्ट्स हुई थी। इन 10 शिफ्ट्सों का आपका सॉल्यूशन तैयार हुआ है और आपको पता है पेट का पेपर पीवाईक्यू से ही बनता है। 50% से ज़्यादा पीवाईक्यू से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। तो यहाँ पर 10 शिफ्ट का क्वेश्चंस पेपर आपको मिलेगा हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस पर। आप सभी को देखना होगा। रीजनिंग मैथ का सलूशन भी मैं करवाने वाला हूँ और जीके जीएस का, क्योंकि अब बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है तो आपकी सिर्फ तैयारी के लिए रिवीजन क्लासेस आपकी होने वाली हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपको ये चैनल पर हमारे स्मार्ट स्टडी डीएस पर मिलेगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और हमारे साथ कोऑपरेट करिएगा। जो भी सेशन आपको प्रोवाइड किए जाएँ वो सारे के सारे सेशन इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो
परीक्षा में जितना भी समय बचा हुआ है इन सारे सेशंस को देखिएगा और सरसरी निगाहों को एक्टिव करके आप लोग पेपर देने चले जाइएगा। पेपर बहुत इजीली क्रैक होगा। अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहले अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पर WC बनर्जी थे। WC बनर्जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा लू एक प्रकार का क्या है, लू एक चक्रवात है, नहीं। लू एक शीतलहर है क्या, नहीं। ये उष्म लहर है, आपका राइट आंसर लू एक उष्म लहर है, राइट आंसर सी के साथ। कह रहा नीली क्रांति ये किससे संबंधित है, तो ये साथियों मछली उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति आपका। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, तो यहाँ पर ये 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम में इनमें से कौन सी नदियां मिलती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आएगा। मैं कहूँगा गंगा यमुना सरस्वती, ये कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। यानी उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम में गंगा यमुना और सरस्वती नदियां मिलती हैं। उसके बाद भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील कौन सी है, तो कौन सी झील की बात चल रही है, वुलर झील की बात चल रही है। वुलर झील आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब कह रहा भारतीय गणराज्य की पहली जनगणना कब शुरू हुई थी, तो ये आपकी 10 फरवरी 1951 में हुई थी। ये बात आपको याद रखना है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो मैं कहूँगा यहाँ पर कितना समय लगता है, 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। ये सवाल भी कई बार आपसे पूछा जा चुका है और इसलिए इस सवाल को बहुत ही अच्छे से तैयार करना। कह रहा किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी का जुड़वा अगर इसकी बात करें किसको कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है, क्योंकि लगभग पृथ्वी के समान है, इसलिए पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इसको कहा जाता है। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक खगोलीय पिंड नहीं है, तो इसमें से कौन सा एक खगोलीय पिंड नहीं है। सूर्य एक खगोलीय पिंड है, तारे भी हैं, ग्रह भी हैं, लेकिन समुद्र थोड़ी ना होगा, नहीं होगा, इसलिए जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। अब कह रहा सूर्य के जो बाह्यतम क्षेत्र, ओरल क्वेश्चन आपके लिए, तो ये इसको कोरोना बोला जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है और ये क्वेश्चन आप लोग देखिए। कह रहा झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मुझे बताइए। तो झीलों के अध्ययन को यहाँ पर टोपोलॉजी नहीं कहते हैं, हाइड्रोलॉजी नहीं कहा जाता, इसको लिम्नोलॉजी कहते हैं साथियों, झीलों के अध्ययन को। उसके बाद देखिए कह रहा यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, मुझे बताइए। तो अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी है, क्या ओल्गा नदी आपका यूरोप की सबसे लंबी नदी है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला देखिए, अगर आपने साथियों इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस पर नए हैं तो इस चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो 6 सितंबर और 7 सितंबर के जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो लगभग 80% क्वेश्चन हमारे क्लासेस से देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको पढ़ाया ही इतना जाएगा कि इसमें से पेपर आपका इतना फंसे कि ये समझ लीजिए एक अच्छा स्कोर कार्ड आपके हाथ लग जाए, ठीक है। लेकिन आपको मेहनत से ये सारी क्लासेस देखना है, लापरवाही नहीं करनी है। जितनी भी क्लासेस आपको लाऊं उनको रेगुलरली अच्छी प्रकार से देखना है। जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वो जीके जीएस के हो, हिंदी के हो, रीजनिंग के हो, मैथ हो, डीआई हो, इंग्लिश हो, सब कुछ बहुत अच्छे से देखेंगे तो आप ये एग्जाम क्रैक कर डालेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है, तो बहुत प्रेम से लिखा था अपने हाथों से, लेकिन बहुत प्रेम से लिखा था। इनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण राजदादा और इन्होंने संविधान को हाथ से लिखा था। अब कह रहा भारत की संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर की अगर बात करें तो यही भारत के संविधान के प्रारूप के अध्यक्ष थे। अब यहाँ पर अगर बात करें लाभ की गतिशील सिद्धांत का प्रस्तावक कौन था, तो यहाँ पर JB क्लार्क की अगर मैं बात करूँ तो JB क्लार्क ये लाभ के गतिशील सिद्धांत का एक प्रस्ताव था। अगर आपके से FDI का फुल फॉर्म पूछा जाए तो इसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप लोग बोल सकते हो। तो इसको प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अगला देखिए, मनुष्यों में प्रजनन प्रकार इसके द्वारा आरंभ किया जाता है, तो किसके द्वारा आरंभ किया जाता है, मैं कहूँगा हार्मोन के द्वारा आरंभ किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब कह रहा मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो मानव नेत्र में पता है उत्तल लेंस पाया जाता है। राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल सही है। अब साथियों ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग तैयार करते जाइए, क्योंकि पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और मैं कहूँगा यहाँ से आपका पेपर फंसेगा ही
ही फंसेगा, आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चंस भी ये फंसेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आप अभी तक लाइक नहीं किया है, और कमेंट सेशन में आप लोग कमेंट करिए जय हिंद का कमेंट जरूर करिए। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर क्या, मायोपिया को इस नाम से जाना जाता है, तो निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। राइट आंसर ये जिनके साथ है वो बिल्कुल सही है। कह रहा है किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पर मैं कहूँगा कोडाइकनाल की बात चल रही है, इनको पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। अब कह रहा है सबसे पहले भागवत गीता को अंग्रेजी में किसने अनुवादित किया था, तो ये काम साथियों चार्ल्स विलिंगसन का था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है ज्ञान भारतम मिशन किसने स्टार्ट किया था, तो ज्ञान भारतम मिशन की अगर बात करूं तो ये करंट अफेयर के क्वेश्चंस आप सभी लोग देख रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी के द्वारा ही ज्ञान भारतम मिशन को शुरू किया गया था। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है किस देश ने फिलिस्तीन को एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की, तो मैं कहूँगा ब्रिटेन आपका जवाब हो जाएगा, यानी ब्रिटेन देश ने एक फिलिस्तीन को एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता दिया था या देने की घोषणा की थी। कह रहा सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, तो ये संजय सिंघल को नियुक्त किया गया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। अब कह रहा है यहाँ पर नवनिर्मित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो ये मैं कहूँगा वैशाली में किया गया है। वैशाली आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों आप ये क्वेश्चन बहुत ही फटाफट याद करते रहिए, हो सकता है ये क्लास आपको दोबारा ना मिल पाए, तो अभी जो आपको मिल रहा है तो उसको बहुत ध्यान से देखिए। मैं कहूँगा अगर ध्यान से ही देख लिया तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर हो जाएंगे। अब कह रहा भारतीय तटरक्षक बल के तीव्र गश्ती अटल का जल अवतरण ये आपका गोवा में किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए कह रहा मेघनाथ देसाई का भी हाल फिलहाल में निधन हुआ है, ये पता कौन थे, ये एक अर्थशास्त्री थे। मेघनाथ देसाई की निधन हुआ है, ये एक अर्थशास्त्री थे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब कह रहा है निसार उपग्रह का सफलतापूर्वक परिक्षेपण जो किया गया है वो कहाँ से किया गया है, वो श्री हरिकोटा से किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा एशियन यूथ चैंपियनशिप में दिव्यांशी भौमिक ने कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने साथियों कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल का अगला वैश्विक अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है शैलेश जुजुरीकर, और शैलेश जुजुरीकर को ही यहाँ पर प्रॉक्टर एंड गैम्बल का अगला वैश्विक अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर किसने महिला यूरो कप 2025 का खिताब जीता है, मैं कहूँगा इंग्लैंड की अगर मैं बात करूँ, इंग्लैंड ने ही महिला यूरोप कप 2025 का खिताब जीता है। अब यहाँ पर साथियों आपके डीआई के क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे, तो लगभग 5 क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे डीआई के, और देखिएगा ये डिक्टो भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पिछले पेट में भी ऐसा हुआ था कि पढ़ाया गया और डिक्टो डीआई के क्वेश्चन सवाल आपके आ गए, यानी जहाँ से हमने कंटेंट उठाया वहाँ से एग्जामिनर भी कंटेंट उठाया, ऐसा हुआ था पिछले साल में। तो अगर मैं बात करूं निम्न आरेख में एक माध्यमिक विद्यालय की एक वर्ष विशेष की वार्षिक परीक्षा के परिणामों को दर्शाया गया है, यानी कि यहाँ पर क्लास 6 है, क्लास 7 है, क्लास 8 है, 9 है, 10 है। अगर बात करें तो ये खाली ये आपके बॉयज़ हो जाएंगे, और ये जो डार्क डार्क है ये गर्ल्स हो जाएगा। यानी कि अगर मैं बात करूं, यानी कि उत्तीर्ण छात्रों की संख्या अगर आपसे पूछे क्लास 6 में कितनी लड़कियां पास हुई हैं, तो आप देखोगे क्योंकि ये डार्क वाली ये लड़कियां हैं तो 70 लड़कियां पास हुई हैं। कितने अगर लड़के पूछे जाए तो लड़कों वाली 80 है, तो 80 लड़के पास हुए हैं। अगर पूछा जाए क्लास 9 में कितने लड़कियां पास हुई, तो यहाँ पर लड़कियों वाला 80 और कितने लड़के, तो यानी ये 70। तो इस पर आधारित ये पूरी आपके क्वेश्चन है। पहला सवाल है कह रहा है कि वह कक्षा कौन सी है जिसे उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी सर्वाधिक हैं, तो यहाँ पर बात की गई विद्यार्थियों की, यानी कि यहाँ पर बॉयज़ भी आएंगे और गर्ल्स भी आएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ क्लास 6 में यहाँ पर कितने बॉयज़ प्लस गर्ल्स पास हुए हैं, तो ये 80 लड़के हुए हैं और 70 लड़कियाँ हुई हैं, यानी क्लास 6 में 150 विद्यार्थी पास हुए हैं। क्लास 7 की अगर बात करें तो यहाँ पर 40 लड़कियाँ और 40 लड़के और 40 आपके लड़के और 40 लड़के हो गए और 100 लड़कियाँ, यानी कि 140 क्लास 7 में और 140 यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग। और तो यहाँ पर 9, इन सभी को ऐड कर लेना। पेन थोड़ा डिस्टर्बिंग कर रहा है तो आप सभी लोग समझ लीजिए। तो यहाँ पर 70 90, यहाँ पर 150
और 160 है। तो यहाँ पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर 10th हो जाएगा और क्लास 10th आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 160 लोग थे जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर करा क्लास 7, 8 और 9 में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर क्लास 7 से स्टार्ट की गई थी, 7, 8 और 9th। इसमें पहले निकाल लीजिए लड़कों की संख्या, तो ये यहाँ पर 40 हो जाएंगे और इसमें कितने 90, ये 40 और ये 90, 130 और यानी कि 200। तो बॉयज़ की अगर बात करें या गर्ल्स की तो 200 बॉयज़ हो गए। अगर गर्ल्स की बात करें तो ये 100, ये 200 आपकी यहाँ पर हो जाएंगे और 150 और 80, 230 इधर हो जाएंगे और 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 20:23 आपका बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात आएगा, जो कि कहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की प्रति कक्षा के आधार पर औसत संख्या क्या है। तो यहाँ पर साथियों उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की औसत संख्या आपसे पूछी जा रही है। तो लड़कों की अगर बात करें तो लड़कों वाला ये है, तो यहाँ पर ये 80 इधर हो जाएंगे और इधर 80 और ये 40, 120 और 120 और 90 कितने हो जाएंगे, 120, 90 आपके 210 और 210 इतने हो गए। और अगर बात करें 70 ये हो गए और ये 70 की हो गए, तो 70 प्लस कर लीजिए 0 0, 7 7 14, 1 15 और ये आपका 3, यानी कि 350 हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगर बात करें कितनी कक्षाएं हैं, तो 1 2 3 4 5 कक्षाएं हैं, तो इसको 5 से भाग कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा और 70 आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि कक्षा में उत्तीर्ण लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले कुल मिलाकर के लड़कों की संख्या का योग और लड़कियों की संख्या का योग आपको यहाँ पर निकालना होगा। तो लड़कियों की अगर बात करें तो लड़कियों की संख्या यहाँ पर ये 70 और 10 ये 170 और 150 कितना हो जाएगा साथियों, 220 और 220 और ये 80, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा और 390, यानी कि यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर गर्ल्स 390 लड़कियाँ, अगर लड़के की बात करें तो 350 जोड़े थे हमने लड़के, तो 350, तो ये इससे कितना, ये 350। तो यहाँ पर लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितनी, तो 40 कम है, तो इस 40 को आपको प्रतिशत में बदल लेना, क्योंकि प्रतिशत में आपसे पूछा जा रहा है। 40 कम है किससे, 390 से, तो 390 यहाँ पर आ जाएगा, ये 0 से, ये 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी ऊपर रहा 400 और नीचे रहा 39। इसको आपको क्या करना है, इसको ही आपको कैलकुलेट करना है। तो इसको आप क्या करिए, भाग कर दीजिए, यहाँ पर ये 400 और यहाँ पर ये 39, इसको जब भाग करोगे तो लगभग मेरे हिसाब से ये 10 बार में अगर हम काटते हैं तो कितना आ जाएगा, 390 आ जाएगा 10 बार में। तो ये कट कर लेते हैं, यहाँ पर आप सभी लोग देख लेना, जगह कम है, थोड़ा सा समझिएगा, कोऑपरेट करिएगा। तो 39 से कम 39 हम करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 39 आएंगे और एक बचा पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट से पहले 0 एक आएगा, तो 39 दूना कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग इधर ऐसे देखिए, 39 और ये 400, तो यहाँ पर हमने भाग दिया, तो कुल मिलाकर 10.2 करके आपका कुछ आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आंसर आएगा, जो कि आपके उस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अब आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हुए। अब रीजनिंग के बहुत शानदार क्वेश्चन को उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे से, मतलब कि मधुमक्खियों का संबंध भिनभिनाने से है, तो मुर्गियों का संबंध किससे होगा, गर्जने से। ये गर्जती नहीं, किकियाती भी नहीं है, मुर्गियां कुटकुटाना, यानी इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर निम्न वेन आरेख को त्रिभुज लंबे व्यक्तियों को दर्शाता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन करिए अपने नोटबुक में और इसको सॉल्व करके क्विकली इसका आंसर हमें किसमें, कमेंट बॉक्स में आप सभी को देना है। मैं सभी का आंसर चेक करूंगा किन किन लोगों ने यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आंसर किया है। हम स्विच करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही ध्यान से नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है क्या, बहुत ध्यान से देखिए इस सवाल को। आपसे कहा जा रहा है कि 5 सहेलियां हैं, भूमिका, राशि, श्वेता, विभा और अरुणिमा। ये पूर्व की दिशा में अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठी हैं। तो एक पंक्ति हम बना लेते हैं, कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, 1 2 3
4 और ये यहाँ पर 5 लोग यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर कहा जा रहा है सभी का मुख पूरब की तरफ यानी इस तरफ है, यानी कि भूमिका ये विभा और श्वेता के बीच में बैठी हैं। भूमिका विभा और श्वेता के बीच में बैठी, ये एक्स यहाँ पर कुछ नहीं है। राशि श्वेता के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी हैं। तो एक काम करिए, श्वेता को आप सबसे पहले कहीं पर भी बिठा लीजिए। मान लीजिए श्वेता को आप लोग यहाँ पर बिठाते हैं तो श्वेता के बाईं ओर यहाँ पर राशि बैठेंगी। तो ये काम करिए, यहाँ पर अगर बैठा लोगे श्वेता को तो श्वेता का बाएं ओर ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन बैठ हो जाएगा, तो यहाँ पर राशि बैठ जाएंगी। तो यहाँ पर दक्षिण छोर पर कौन सी लड़की बैठी है, तो दक्षिण छोर पर आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राशि आ गए। तो विभा और श्वेता के बीच में कौन है, विभा और श्वेता के बीच में कौन है, तो यहाँ पर अगर बात करें श्वेता यहाँ पर आ गई तो विभा कहाँ पर बनेगी, तो कलर चेंज कर लेते हैं। तो आप काम एक और कर ले सकते हैं, श्वेता को अगर आप ऊपर बैठा लें तो हम कर सकते हैं साथियों कि श्वेता विभा, यहाँ पर विभा को हम लोग यहाँ पर बिठा लेंगे। तो बस करना कुछ नहीं था, मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ। मैंने आपको बताया था श्वेता के बाईं और दूसरे स्थान पर राशि है। तो अगर श्वेता यहाँ पर बैठती हैं तो हमारा सब कुछ सही हो जाता है। श्वेता के बाईं और दूसरे स्थान पर राशि हैं, कह लीजिए यहाँ पर है, ये राशि हो जाती हैं। और ये विभा और श्वेता, तो श्वेता को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, ठीक। और श्वेता और विभा के बीच में भूमिका है, यानी कि भूमिका यहाँ पर आपकी आ जाएंगी। अब बचा कौन, अरुणिमा। अरुणिमा आपकी यहाँ पर आ जाएंगी, कहाँ पर, यहाँ पर अरुणिमा। तो दक्षिणी छोर पर कौन है, विभा है। तो मैं कह सकता हूँ विभा आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट और सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। कह रहा 8 मित्र है P Q R S T U V और W एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहे हैं। T एक छोर पर बैठा है। तो देखिए 8 मित्र हैं, पंक्ति में बैठे हैं साथियों, T एक छोर पर बैठा है। तो मान लीजिए ये आपकी पंक्ति है और इसमें 7 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो यानी टी एक छोर पर बैठा है, यानी कि टी यहाँ पर भी बैठ जाएगा और यहाँ पर भी बैठ जाएगा, इधर भी और इधर भी। और डब्लू और टी के दाएं कौन बैठा हुआ है, टी के बगल में बैठा है और आर पी के बाएं बगल में बैठा है। पी और यू के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करिए क्योंकि ये सबसे सटीक है, क्योंकि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। टी के दाएं और बगल में बैठा है डब्लू, तो टी को आप कहीं पर भी बिठा सकते हो। एक बात ये भी कहा जा रहा है कि टी एक छोर पर बैठा है, तो अगर हम टी को यहाँ पर बिठा दे तो दाएं इसका इधर हो जाएगा, तो इधर तो कोई है नहीं, यानी कि टी इस छोर पर नहीं इस छोर पर बैठेगा। और टी के दाएं और बगल में बैठा है डब्लू, यानी कि डब्लू यहाँ पर बैठ जाएगा। अब डब्लू यहाँ पर, डब्लू और आर के बीच में क्यों बैठा है, तो डब्लू और आर के बीच में कौन बैठा है, क्यों बैठा, तो क्यों हमने यहाँ पर बिठाया। अब उसके बाद कहा जा रहा है आर जो है ये पी के बाईं और बगल में है, तो आर ये पी के बाईं और बगल में है, तो ये भी हो गया। पी और यू के बीच में 2 व्यक्ति बैठे, पी और यू के बीच में यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, यानी P और U के बीच में, यानी 2 लोग हैं तो U आपका यहाँ पर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरे छोर पर कौन बैठा है, दूसरे छोर पर आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है साथियों। तो दूसरे छोर पर एक छोर तो ये हो गया, एक छोर ये हो गया, पहला छोर ये, दूसरा छोर ये, तो यानी कि U बैठा है। U आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये मिलेगा नहीं, यहाँ पर ऑप्शन थोड़े चेंज हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग S R और P U लगा लेना। तो यहाँ पर इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 4 S और U के बीच में यहाँ पर S आ जाएगा, यहाँ पर B। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप बहुत इजीली कर डालते हैं, आई होप। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे कहा जा रहा है, कथन है आपके सामने और निष्कर्ष आपके सामने है। कथन को देखिए और निष्कर्ष को देखिए और बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है यहाँ पर, ठीक है। अब कह रहा है सभी एंजाइम विटामिन है, तो मान लीजिए ये क्या हो गए, ये एंजाइम हो गए और सभी एग्जाइम जो है वो आपके विटामिन हो गए और सभी विटामिन कार्बोहाइड्रेट हो गए। अब निष्कर्ष को पढ़िए और कौन सा सही कौन सा गलत है बताइए। कह रहा सभी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, तो बिल्कुल सभी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट हैं। अब कोई भी एंजाइम जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं, कभी भी कथन पॉजिटिव में आए
तो जो निष्कर्ष होता है वो नेगेटिव में नहीं आ सकता, अगर आता है तो उसको हम कट कर देते हैं, यानी निष्कर्ष केवल एक अनुसरण करता है, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ। तो ये आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब यहाँ पर आपके मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, मैथ के क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद कुछ क्वेश्चन इंग्लिश के हम देखेंगे, फिर ये वीडियो यहीं पर एंड कर देते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है 50 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति आ जाता है, ठीक है ना। 50 किलोग्राम भार वाले स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति आ जाने पर 8 लोगों के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो नए व्यक्ति का भार आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका एक सूत्र होता है साथियों, इसका एक सूत्र होता है नए व्यक्ति का भार, एक सूत्र होता है, मैं आपको बताए दे रहा हूँ, देख लीजिए। नए व्यक्ति का भार बराबर क्या होता है, नए व्यक्ति का भार, यही तो हमें निकालना, नए व्यक्ति का भार बराबर होता है, का भार बराबर इज इक्वल टू पुराने व्यक्ति का भार, पुराने व्यक्ति का भार शॉर्टकट में लिखा है भार, प्लस नए लोगों के वृद्धि में जो भार में वृद्धि हुई है, वो वृद्धि कितनी हुई है, अगर एक तरीके से बात करा जाए तो वो 2.5 की हुई है, 2.5 की हुई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक सेकंड, क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। 8 लोगों के औसत भार में, तो ये वृद्धि निकलेगी 8 लोगों के औसत भार में इतने किलोग्राम की वृद्धि हुई, तो 2.5 की गुणा 8 से आपको कराना है, वो आपकी वृद्धि होगी, वही तो वृद्धि निकल कर आएगी। तो 8 की 2.5 से जब गुणा कराओगे तो कितना निकलेगा, यहाँ पर हम करा करके एक बार देख लेते हैं, तो मेरे हिसाब से 20 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पुराने भार वाला व्यक्ति का भार कितना था, 50 बताया गया था, और वृद्धि कितनी है, 20 है, तो नए व्यक्ति का भार निकलेगा वो 70 किलोग्राम निकल कर आएगा। 70 किलोग्राम किस ऑप्शन में है, वो ऑप्शन नंबर सी वाले में है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, सवाल को और बताइए राइट आंसर क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है 5 विषयों में अमित के प्राप्तांकों का औसत 72 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5 विषयों में अमित का जो औसत आया है वो 72 आया है। अब कह रहा है यदि इन 3 विषयों में से 3 विषयों के प्राप्तांकों का औसत, यानी इन 5 विषयों में से अगर 3 विषयों में से उसको 70 अंक प्राप्त हुए, तो शेष विषयों के प्राप्तांक यानी कि 2 विषयों का आपको औसत पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले 5 विषयों का निकाल लेते हैं, 5 गुणा 72, यानी आपका 5 विषयों में प्राप्त हुए कुल योगफल आपको निकल कर आ जाएगा। 5 दूनी 10 हो जाएगा, 7 5 35 और 1 36 हो जाएंगे। इसको जरा देखिए, ये आपका 210 आ जाएगा। तो इसका डिफरेंस देखिए, वो 2 विषयों का योग आ जाएगा, इसका डिफरेंस अंतर देखिए। तो 360 में से 210 को जरा घटाइए, जब घटाओगे 051 यानी कि 150 आपका निकल कर आएगा, ये 2 विषयों का योगफल। अब इनका औसत निकालना, तो 2 से भाग कर दीजिए, 75 आ जाएगा, और 75 आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी किसी कार्य को 5 दिन 6 दिन 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वो एक साथ काम करे और काम के लिए 2950 रुपये प्राप्त हुए, तो बी को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को, यानी कि अगर बात करें साथियों ए की, तो ए जो काम करता है वो 5 दिन में काम कर पाता है, और बी की अगर बात करें तो ये 6 दिन में काम कर पाता है, और 6 की अगर बात करें तो ये 8 ये 8 दिन में कर लेते हैं। और इनका एलसीएम निकालने तो ये 8 पंचे 40 और 8 छंग 48, यानी कि ये 54 साथियों क्या है। अगर हम यहाँ पर बात करें, एलसीएम निकाल लीजिए सही तरीके से, क्योंकि हम अभी समझ ही नहीं पा रहे हैं, आप भी नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ये आपका एलसीएम जब निकालोगे यहाँ पर 5 6 8 का जब एलसीएम निकालोगे तो 2 से कट जाएगा, और 5 से कट जाएगा, 3 से और 4 से, और फिर ये 5 2 3 इसको हटा दीजिए, यानी कि यहाँ पर इनका एलसीएम जो आएगा ए बी सी, जो हमने यहाँ पर लिखा था थोड़ा मोटा हो गया, यानी कि ये 5 और ये 8 ये 6 ये 5, तो ये आपका 120 निकल कर आएगा। और इनका जो काम निकल कर आएगा वो 24 और ये 20 और ये 15। तो ए की अगर डेली क्षमता की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 24 है। तो कुल मिलाकर के अगर बात की जाए तो अब हम ए मान अगर बात करें तो ए को भैया अगर 24 रुपये प्राप्त हुए तो बी और सी को कितने रुपए मिलेंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको बता रहे हैं। तो 2900 क्या बी की पूछी जा रही, यानी कि ये पूछी जा रही 2950 रुपये सबको मिले। 2900
50, 2950 रुपये तीनों की यहाँ पर कमाई है, लेकिन बी की कमाई कितनी है 20 है। और नीचे इनका योगफल आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 और 4 9 आपका हो जाएगा, और ये आपका 5 हो जाएगा। इसको आपको क्या करना है, कैलकुलेट करा लीजिए ज़रा, ठीक है। एक काम करिए, 59 पंचे देखिए कितना होता है। 59 पंचे की अगर बात करें, 9 पचे 45, 5 25, यानी कि ये 59 एकम 59 और 59 पंचे 295 हो जाएगा। जीरो का जीरो लगा दिया, 50 की गुणा 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 1000 आएगा, यानी कि बी का जो पैसे यानी कि धनराशि निकलेगी वो 1000 निकलेगी। 1000 आपका जो बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल और सही और सटीक जवाब हो जाएगा। एक आधे क्वेश्चन और बाकी हैं, उसके बाद इंग्लिश के क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। अब अगर बात करते हैं यहाँ पर एक मिश्रण में अल्कोहल और जल का अनुपात कितना है। एक मिश्रण में अल्कोहल की अगर बात करें तो ये अल्कोहल और जल की बात करें तो ये 3:4 का अनुपात है, यानी कि इसमें 8 लीटर अगर पानी मिलाने पर अल्कोहल जल का अनुपात इतना हो जाता है। तो मिश्रण की मूल मात्रा आपसे पूछी जा रही 3x 4x यानी कि 7x पूछी जा रही, तो 7x की वैल्यू आपसे निकालना है। तो 3x बटा में 4x, तो यहाँ पर आपको 8x निकालना है प्लस का 8, तो इनका अनुपात 5:8 यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको कैलकुलेट करके x का मान निकाल लीजिए, फिर आपको 7x का मान निकालना। 8 तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24x हो जाएगा, और 5 चक्कू कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा, और ये 8 पंच 40, 24x में से 20x जाएगा तो यहाँ पर 40, ठीक। 4x इक्वल टू 40, x बराबर आपका कितना आ जाएगा 10, और x बराबर 10, और ये आपका 70, यानी कि 7x की वैल्यू यहाँ पर 70 ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चन आपकी स्टार्ट हुए, तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 क्वेश्चन हम लोग इंग्लिश के देखेंगे। कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्राइट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि सिमिलर का आपको सिनोनिम्स बताना है। सबसे पहले सिमिलर का मतलब पता क्या होता है, समान। कहते हैं कि ये तो बिल्कुल उनके सिमिलर हैं, यानी उनके समान हैं, तो इनका सिनोनिम्स क्या हो सकता है आपसे पूछा जा रहा है। अगर बात करते हैं साथियों एलियन की, तो एलियन का मतलब होता है अजनबी। क्या इसका मतलब होता है अजनबी, इसको हम लोग कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अजनबी। और अजनबी और एलाइव का मतलब क्या होता है, इसका भी लगभग समान होता है, सिमिलर, और का सिनोनिम्स एलाइक हो जाएगा। और इक्वल की अगर बात करें तो इक्वल का मतलब होता है बराबर होता है, ठीक है। इसको हम लोग बराबर कर दिए, इक्वल इक्वल टू बराबर। अब सेवरल जो दिया गया है इसका मतलब क्या होता है आप सभी लोग बताइए यहाँ पर, तो ये बराबर हो गया। अब यहाँ पर सेवरल की अगर बात की जाए तो सेवरल का मतलब होता है अनेक। तो कुल मिलाकर के आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए डी हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा इनकरेक्टली वर्ड आपको बताना है, तो किसकी स्पेलिंग सही नहीं आपसे पूछा जा रहा है। देखिए क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया यानी इसका क्या मापदंड है, इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है, मापदंड। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर सॉलिटरी की, सॉलिटरी इसका मतलब क्या, इसकी स्पेलिंग भी बिल्कुल सही, इसका मतलब होता है बिल्कुल एकांत में सॉलिटरी। और अगर लॉजिबल की बात करें तो इसकी स्पेलिंग की अगर बात करें तो लॉजिबल यहाँ पर साथियों होना चाहिए LOGIBLE, इसका मतलब होता है पढ़ने योग्य, पढ़ने योग्य इसका मतलब होता है। तो इसकी स्पेलिंग सही नहीं थी, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इंडिविजुअल की बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्राइट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी एम्पल का आपको एंटोनिम बताना है। देखिए एम्पल की अगर बात की जाए तो एम्पल का मतलब होता है प्रचुर, यानी कि बहुत सारा है, प्रचुर मात्रा में है। लेकिन इसका एंटोनिम्स की अगर बात करें तो ये कम मात्रा में हो जाएगा, का कम मात्रा में या अल्प हो जाएगा। तो इसकी जो इंग्लिश क्या होती है, स्पेयर होती है नहीं, इनफ होती है नहीं, ग्लैंटी होती है नहीं, और प्लेंटी होती, स्कार्स होती है शायद। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, शायद नहीं एकदम कंफर्म है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्राइट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम टू पुल ऑफ फास्ट वन ऑफ समवन, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है धोखा देना। क्या होता है, इसका मतलब होता है धोखा देना, यानी टू पुल ए फास्ट वन ऑन समवन, यानी कि इसकी इंग्लिश आपको बताना है। धोखा देने के लिए आप क्या कह सकते हैं, टू विन अगेंस्ट समवन नहीं, टू इंचेंट समवन नहीं, टू चीट समवन, यानी कि इसका मतलब होता है धोखा देना। तो ये क्वेश्चन छोटा हुआ है, आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द नाइबर्स हैड नॉट स्टॉलन फूड वी माइट हैव
स्टार्व्ड, यानी कि यहाँ पर प्रोवाइड आएगा क्या आएगा, ये बात आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर क्या प्रोवाइडेड आएगा, इफ़ द नेबर्स हैड नॉट प्रोवाइडेड फूड वी माइट हैव स्टार्व्ड, यानी अगर जो पड़ोसी हैं वो फूड प्रोवाइड नहीं करते, वी माइट हैव स्टार्व्ड, यानी कि हम भूखे मर सकते थे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर प्रोवाइडेड आ जाएगा, और प्रोवाइडेड बिल्कुल सटीक वर्ड यहाँ पर जा कर के बैठेगा। तो ये आपके लिए बहुत सारे जो सब्जेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उन सारे सब्जेक्ट से आपके टॉप लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों ने यहाँ पर आज की इस वीडियो में देखी। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। और जिस आपको सेशंस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ यूपी SSC पेट के मॉडल पेपर की, उन सारे सेशंस को यहाँ पर नोटिफिकेशन हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो वीडियो को सब्सक्राइब करके, वीडियो को देखकर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपको हर एक पार्ट की वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए, उसके अलावा अगर बात करें